आज का हमारा जो टॉपिक है वो बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 6.3 है। 6.3 है, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल दुनिया का सबसे ज्यादा हाइप या इमर्जिंग फील्ड कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह सुनोगे बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दो तीन नाम और आते हैं, आप में से कौन क्या किसने सुने? No, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा। आपने डीप लर्निंग के नाम भी शायद सुना होगा। आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी शायद सुना होगा। या आपने डेटा साइंसेस के बारे में भी सुना होगा। ये नाम सुने या नहीं? सिर्फ कुछ सुने, कुछ कुछ नहीं. सुने हैं, कुछ नहीं। ओके, so what is the difference between artificial intelligence and all these? Any idea, any guesses? फर्क क्या है इनमें और नॉर्मल में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स है? नहीं, टाइप्स नहीं। लो, अगर हम बात करते हैं एआई की, ये मेरे पास मेरा एआई है, एआई का सर्वर। ठीक है। तो अगर मशीन लर्निंग की बात की जाए तो मशीन लर्निंग कहाँ पे आएगी? मशीन लर्निंग बेटा आपके पास यहाँ से, एमएल, एआई एमएल और डीएलपी कहलाती है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एन एआई। एआई के अंदर और भी आता है, एक एक्सपर्ट सिस्टम भी आता है, वो अभी हम हायर सिलेबस में पढ़ना है। पहले मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि जो फील्ड इमर्जिंग फील्ड्स हैं इनमें आपके पास क्या क्या फर्क, क्या क्या फायदा। फिर इसके बाद एक और, अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो बेटा डीप लर्निंग और आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है। मतलब डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ अ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एन एआई। तो बात ये आ जाती है कि सर फिर डेटा साइंसेस क्या है? डेटा साइंसेस कहाँ पे आएगा? फिर क्या ये इनसे रिलेटेड है या नहीं है? इस बेटा कोई बता सकता है? डेटा साइंसेस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा डेटा साइंसेस आपके पास एक थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, बट उसका कुछ पार्ट डीप लर्निंग में भी आता है, कुछ पार्ट मशीन लर्निंग में भी आता है, और कुछ पार्ट आपका एआई में भी आता है। ये डेटा साइंस, मतलब डेटा साइंस थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, लेकिन उसके कुछ, अच्छा ये पार्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हम मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। तो अब आ जाओ कि एआई खुद इटसेल्फ है क्या। एआई की अगर हम बात करते हैं तो एआई की अगर मैं किताबी डेफिनेशन या बुक डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच यू कैन से के डील्स विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर
बाय कंप्यूटर। अगर देसी जबान में बात करें, हम नॉर्मल बात करें, तो कंप्यूट आपके पास क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो काम जो एक इंसान कर सकता था, जब आप कंप्यूटर से करवाओगे, उसी इंटेलिजेंट वे में सोचते हुए, फैक्ट्स एंड फिगर्स या रीजनिंग को देखते हुए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। क्योंकि ये सारी मैंने जो इंटेलिजेंट बिहेवियर की बात इसलिए की, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि हर वो काम जो इंसान कर सकता था मशीन से करवाया जाए, तो वो आपके पास आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मैं लास्ट टाइम जो एग्जांपल दी थी रोबोटिक आर्म की, स्प्रेइंग कार बॉडी विद पेन, तो इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक रोबोट है जो हर वक्त एक जैसा काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोचने की सलाहियत मिल जाती है, उसके पास थिंकिंग पावर होती है। बट अगेन, थिंकिंग पावर उतनी ही है जितनी हमने दी है। ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता। तो हमारे पास, अगर हम एआई की बात करते हैं, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that deals with the simulation of, देखो ह्यूमन बिहेवियर नहीं, हम इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर लिखते हैं। जिसमें यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंट इज अ कीवर्ड, ह्यूमन बिहेवियर बाय अ कंप्यूटर। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीजें, जैसे कि आपकी इंसान की रीजनिंग का तरीका हो गया, इंसान के बोलने का तरीका हो गया, इंसान की सेंसेस, सेंसेस में क्या क्या आ जाता है? साउंड आपका आ गया, आईसाइट्स आ गई, टच आ गया, स्मेल आ गया, ये जो आपके सेंसेस है नॉर्मल, ये सारी सेंसेस को वो आप बाय कंप्यूटर करवाते हो, तो वो एआई की तरफ चली जाती है चीजें। एआई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? किस चीजों को आप उनके, एआई किसको बोलोगे? हम्म। खामोश क्यों हो जाते हो? Any object that would listen to the instructions, or like when the instructions would be fed to it, would perform according to those instructions. कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि एआई के पास, आपके पास देखो, एआई की अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, आपसे अगर मैं कोई आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस ऐसी चीज पूछ लूं जो आपने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, तो आप नहीं बता सकते। मैं भी नहीं, कोई दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, और जो बताता है वो बेवकूफ है, क्योंकि उसको चीज की नॉलेज ही नहीं है। तो एआई के पास भी डेटा मौजूद होता है उसी फील्ड रिलेटेड जो जिस काम के लिए वो बनाया गया होता है। रूल्स होते हैं, डेटा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको डॉक्टर की बात करता हूँ, तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, तो डॉक्टर की आपकी शक्ल देखते ही, देखो डॉक्टर ने बहुत पढ़ा हुआ, 5 5 साल की डिग्री लेके बैठा हुआ है वो, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी जब आप उसके पास जाते हो, वो आपकी शक्ल देख के नहीं बोल सकता कि आप क्या बीमार हो, या कि मतलब कोई क्या बीमारी है आपको। वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। सेम वे, इफ यू आर हैविंग डीलिंग विद अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के सामने भूत बन के बैठ जाओ, वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आप उसको कोई चीज का जवाब ना दो, बस भूत बन के बैठ जाओ, कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकेगा? नहीं। विच मीन्स कि आपके पास, चाहे एआई हो या इंसान हो, अगर आपके पास डेटा मौजूद है पुराना, या जो भी पहले की इंफॉर्मेशन है जो भी है, दैट इज नॉट इनफ। आपको डेटा के साथ रूल्स चाहिए। अब रूल्स से क्या मतलब? जैसे कि डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास डेटा मौजूद है कि अगर किसी को डेंगी है,
तो डेंगू के लिए डॉक्टर की अगर बात करें, डेंगू है तो डेंगू के लिए मुझे क्या देनी है, जो भी दवाइयाँ देनी है, या कोविड होता था तो कोविड के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या दवाइयाँ देनी है, वो है। लेकिन कोविड डायग्नोस कैसे हुआ? आप कभी भी कोई डिजीज चेक करो तो डिजीज के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे भी आपके पास डेटा रूल्स का मतलब सिम्टम्स आपके पास, आपसे वो सबसे पहले पूछेगा आपको क्या हुआ है, आपने उसको बताया मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर वो डॉक्टर पूछेगा क्या आपको, आपकी रनिंग नोज है? आपने कहा कि हाँ। फिर उसने आपसे पूछा क्या आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है आपको, या बोन्स में दर्द हो रहा है? आपने कहा हाँ। फिर वो आपसे टेस्ट करवाएगा प्लेटलेट्स के। प्लेटलेट्स अगर आपके कम हो रहे हैं देन वो कंक्लूड करता है, मतलब उसने वो सारे रूल्स चेक किए, उन सब पे टिक 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 हुआ, उसने अपने डेटा से कंक्लूजन निकाला दैट यू हैव डेंगू। जिस तरह ये डॉक्टर काम कर रहा था, सेम इन दैट वे योर एआई डज दैट। तो एआई की अगर हम बात करते हैं तो एआई की हम बात कर सकते हैं कि एआई इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड डेटा। इसको आप क्या करते हो, इन दोनों को मिला के टुगेदर विद the ability to reason, learn, and adapt to external stimuli। क्या ये कुछ बात समझ आई? Yes, sir. सबको आ गई? तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई है कि एआई आपका रीजनिंग करता है, उससे सीखता है, और आपके जो भी इवेंट वगैरह हैं, जो भी, देखो स्टिमुलाई का मतलब होता है स्पेशल इवेंट या स्पेशल फंक्शन की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई होता है उसके हिसाब से एडेप्ट करके चलता है। नाउ, तीन तरह की कैटेगरीज ऑफ एन एआई है। कौन कौन सी, कोई नाम बता सकते हैं? एक आपके पास आपका नैरो होता है, एक आपके पास आपका जनरल होता है, और एक आपके पास आपका स्ट्रांग होता है। देखो याद रखना कि नैरो और जनरल ये दोनों एक ही तरह के हैं, बस फर्क ये है कि ये सुपीरियर होता है, ये नॉर्मल होता है। सुपीरियर या नॉर्मल, अच्छा दोनों एक तरह के क्यों, ये दोनों एक ही काम कर सकते हैं, एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नैरो का मतलब होता है कि आपका जो भी एआई या मशीन है, मशीन इज सुपीरियर इन performing a task as compared to you, performing a specific task। जबकि जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में क्या होता है, मशीन और इंसान एक ही तरह के होते हैं। in performing a specific
task as compared to human। तो बेटा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? A machine is हेलो। superior in performing multiple tasks. मशीन इज सुपीरियर मल्टीपल टास्क, बिल्कुल सही था। तो जी बेटा। नैरो और जनरल सेम कैसे हुआ जब नैरो में मशीन जो है सुपीरियर है और जनरल में सिमिलर है? सेम, मैंने कहा ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि दोनों एक ही टास्क करती हैं। ओके। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एआई में हमारे पास क्या आ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चैट जीपीटी क्या आएगा? हम्म। चैट जीपीटी क्या है? एआई। एआई तो है, लेकिन कौन सा है? नैरो है, जनरल है, स्ट्रॉन्ग है? नैरो। नैरो, वाई? क्योंकि वो ह्यूमन की थॉट से ज्यादा और उनकी लाइक अप्रोच से ज्यादा अच्छे आंसर्स दे देता है। हाँ लेकिन वो एक ही काम करता है, सही है, एक स्पेसिफिक टास्क है। वो स्पेसिफिक टास्क क्या है आपका? आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है, आप जो लिखते हो उसको समझता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर देता है, और कुछ काम नहीं कर सकता। यस, उसके लिए डिफरेंट एआई होता है। और सही है, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग एआई में लिखूं? मतलब स्ट्रॉन्ग एआई में हमारे पास आ जाता है कि मशीन हैज सुपीरियर परफॉर्मेंस टू ह्यूमंस इन मैनी टास्क। स्ट्रॉन्ग एआई की एग्जांपल? जो सर्जिकल रोबोट्स होते हैं, कौन से? सर्जिकल रोबोट्स जो सर्जरी परफॉर्म करता है। तो वो तो एक काम नहीं कर रहा मल्टीपल सर्जरीज होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट। है। देखो आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो आपने अक्सर देख सुनी भी होगी शायद, आपके पास वो आ जाते हैं आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में सिर्फ ड्राइविंग वो नहीं कर रहा होता, वो और बहुत सारी चीजें भी साथ साथ कंट्रोल कर रहा होता। अच्छा जनरल की एग्जांपल बता दो चलो। सर ये जो एलेक्सा है ये स्ट्रॉन्ग एआई में आएगी? एलेक्सा बेसिकली स्ट्रॉन्ग में तो नहीं आएगी। एलेक्सा क्या क्या कर रही होती है? एलेक्सा कंट्रोवर्शियल चीज है, दोनों में जा, नैरो में भी जा सकता है, वो उसमें भी जा सकती है। तो सर वो लाइट्स ऑन ऑफ कर सकती है, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स कह सकती है, आपकी लिस्ट बना सकती है। और अगर आप लाइक अपना पूरा फुल एआई घर बनाते हो तो वो तो हर चीज कंट्रोल कर सकती होती है ना आपके घर में भी। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ, तो ये वो कंट्रोवर्शियल पे चली जा सकती है, वो दोनों में जा सकती है। स्ट्रॉन्ग वो डिपेंड करता है उसको यूज कैसे करते हो, स्ट्रॉन्ग में भी आ सकता है और वो उसमें भी जा सकती है आपकी। जनरल एआई की सर एग्जांपल बताओ। जनरल में नॉर्मल होम सर अप्लायंसेस नहीं आएंगे? सर चैट जीपीटी आ सकता है जर्नल में? चैट जीपीटी नहीं आएगा, चैट बॉट आ सकता है। सर चैट जीपीटी क्यों नहीं आ सकता? चैट जीपीटी आपका नैरो हो जाता है।
क्योंकि वो आप इंसान से बेहतर आंसर्स और बेहतर चीजें काम कर लेता है। आप देखो, अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ। चैटबॉट क्यों जर्नल में आएगा? चैटबॉट आपके पास अगर आप देखो तो चैटबॉट के पास एक लिमिटेड डेटा होता है। आप उसको कुछ भी पूछो, वो आपको जैसे एक होता है, आपने एक रिसेप्शनिस्ट को बिठा दिया, आपने उसको कहा कि ये चीज है। अब उसके बाहर अगर कुछ चीज पूछो तो वो जाके पूछती है ओनर से। सिमिलरली जब आप कहीं पे भी, जैसे आप कोई व्हाट्सएप वगैरह पे जो बिजनेस अकाउंट बने हुए होते हैं, तो उसमें कोई लिमिटेड आंसर्स आ रहे होते हैं। आप उसको मैसेज भेजते हो, बोलते हैं हाँ आई एम अवेलेबल दिस, और फिर वो आपको तीन चार ऑप्शन देता है, उसी में से आपको सेलेक्ट करना होता है। या कुछ भी लिखो तो उसके रिलेटेड आपको मिल रहा होता है आंसर। तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें नहीं जा रही होती। लेकिन चैट जीपीटी अगर हम बात करें, तो चैट जीपीटी को अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक पूरा ऐसे लिख के दे, तो वो विद इन अ मिनट मुझे कंप्लीट ऐसे लिख के दे देता है। 500 वर्ड्स, 400 वर्ड्स। तो ये सुपीरियर टू ह्यूमंस क्यों हो गया? क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा अच्छा काम करके दे रहा है देन क्योंकि ह्यूमंस। ये आपसे ज्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस दे रहा है ना आपको। सही। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि एआई आपकी मतलब जॉब्स वगैरह खा जाएगा? सर वो डिपेंड करता है ना। किस पे बेटा? सर जैसे वो सुबह जो आपने ही बताया था वो Xiaomi वाला जो था, तो उसमें मशीन जो थी वो इंसानों का काम कर रही थी ना, पेंट वगैरह। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस क्या काम कर रहे हो। बिल्कुल ठीक था बेटा। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जॉब चली जाएगी, तो देखो जाहिर सी बात है, रोबोट बनाने के लिए अभी के लिए फिलहाल, आगे जाके ये कहते हैं कि रोबोट भी रोबोट को बनाने शुरू लग जाए हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि आप रोबोट या एआई बनाने वालों में से आओ ना। एआई देखो, सब सिंपल सी बात है। एआई को काम करने के लिए डेटा चाहिए। इसी बात मैं अपनी अगर बात बताता हूँ, आई चूज डेटा एनालिस्ट फील्ड या डेटा साइंसेस की फील्ड में आने का मेरा जो मेन रीजन था, दैट वाज कि सब कुछ पढ़ने के बाद एक अंदाजा हुआ कि एआई इमर्जिंग पे आ रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है, जिस तरह अगर सबसे ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल अगर गाड़ियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें फायदा किसका है? पेट्रोल कंपनीज का सबसे ज्यादा, क्योंकि रॉ मटेरियल ये है। या सिमिलरली गाड़ियां बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल मेटल चाहिए, उन कंपनीज को ज्यादा फायदा मिलता है। तो आप उस रॉ मटेरियल की तरफ चले जाओ। मैं डेटा की तरफ आ गया कि मैं इनको डेटा प्रोवाइड करना है मैंने। तो एआई मुझे 10 15 20 सालों तक आपकी जॉब्स या कुछ भी खाते हुए नहीं नजर आता। अभी एआई को काम करने में बहुत टाइम लगता है। इतना स्पीड अप प्रोसेस नहीं नजर अभी कहीं नहीं आया। तो ये फैक्टर भी तो होता है कि इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, और काफी हाँ। ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें इमोशंस की रिक्वायरमेंट होती है, और एआई इमोशनल तो नहीं हो सकता ना आपके साथ। हम्म, बिल्कुल सही कहा। एग्जाम्पल्स ऑफ एआई। क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सर्जिकल जो होते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स कह लेते हैं। आपके घर की जो स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, स्मार्ट होम अप्लायंसेस हैं। सर हमारी जो स्मार्ट होम अप्लायंसेस हैं, ये जनरल में आएंगी ना, राइट? हाँ। एलेक्सा अमेजोन पे ही है ना? या फिर यूज ऑफ चैटबॉट्स
फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्नाइजेशन, बंदा गुस्से में है, हैप्पी है, सैड है, ये मैंने अपने उसमें यूज किया था। और बहुत सारी है, ये कुछ चार दिमाग में भी यही लगी है। अब एआई के अंदर दो चीजें और आ जाती हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो एआई का जो सिस्टम है ना, वो दो चीजों में, उसमें एक आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम आ जाता है, और दूसरा आपके पास मशीन लर्निंग। एआई हम ओ में थोड़ा जाके पढ़ते हैं, फिर एएस में बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, और ए टू में बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो आज के जो अभी अभी टॉपिक कर रहे हैं दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। नाम से क्या लग रहा है, क्या होता होगा? अपने काम में सिस्टम बिल्कुल जहाँ एक्सपर्ट। एरर की जगह ना हो। एरर की जगह ना हो? नहीं बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एरर की जगह ना हो। लीजा कुछ कह सर रही थी आप भी? ऑलमोस्ट एक्यूरेट। क्या क्या अहमद? सर मोर ऑलमोस्ट एक्यूरेट? एक्यूरेट। ऑलमोस्ट एक्यूरेट कह सकते हैं। और जो अपने काम अभी में तुम्हें एक्सपर्ट हो। क्रिकेट में बॉलिंग सीखनी है, सही है, तुम किसके पास जाओगे? सर कोच के पास ही जाएंगे। किसके कोच के पास? शेफ के? तो बॉलिंग बॉलिंग कोच। पे बॉलिंग के क्यों? जिससे आती सर है वही उसी को आता सिखाएगा है। ना। वो उस चीज में एक्सपर्ट है, सही। ये एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली आप बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक्सपर्ट्स की नीड होती है, हर फील्ड के हिसाब से। मतलब अगर मुझे मेंटल हेल्थ के इशू के हिसाब से जाना है, तो मैं गली के कोने में जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। मेरी अल्लाह ना करे हाथ की हड्डी में कुछ हो गया है या बोन में फ्रैक्चर आया है, सो अगेन मैं एक जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाऊंगा। जनरल फिजिशियन क्या करेगा, जो हमारे नॉर्मली हो रहा होता है, वो देखेगा, अच्छा हाथ की वो फ्रैक्चर हुआ है, एक्सरे। अब उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो उसको देख के उस हिसाब से काम करके दे देगा। मना नहीं करते हमारे यहाँ लोग, वो करके दे देते। अब वो उसमें मेरा फ्रैक्चर गलत स्ट्रेट नहीं रहा है, जो भी मसले आ जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं। यहाँ पे भी एक्सपर्ट सिस्टम में आप एक कंप्यूटर, आप समझ लो उस बंदे को रिप्लेस कर दो। उस बंदे को रिप्लेस, अब जैसे मैं अगर डॉक्टर की बात करता हूँ तो एक जनरल फिजिशियन की बात करते हैं, तो जनरल फिजिशियन की जगह एक मशीन सामने लगा दी, आपने वो मशीन के पास गए, अब जो डॉक्टर क्वेश्चन पूछ रहा था अब वो मशीन अपने आपके क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन अगेन मशीन को सिखाने के लिए कोई ना कोई एक डॉक्टर तो चाहिए ना, क्योंकि डेटा आपको कहाँ से, अगेन मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास सबसे पहला काम क्या है, कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, फिर रूल्स बनाने हैं। तो डेटा कहाँ से आएगा एक्सपर्ट सिस्टम के लिए? एक्सपर्ट से मिलेगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम होते क्या है, अगर हम इसकी बात करें, अ फॉर्म ऑफ एन एआई, मैंने अभी आपको बताया कि एआई की टाइप है ये, किस चीज के लिए करते हैं, डिजाइन टू मिमिक ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कैसे करता है? तो मैं पहले सेटिंग अप एन एक्सपर्ट सिस्टम बता रहा हूँ। तो बेटा सेटिंग अप एन एक्सपर्ट सिस्टम को मैं पहले बुलेट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ राइट साइड पे।
फिर उसके बाद उसको पैराग्राफ में बनाते हैं। हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए? वी नीड टू गैदर डेटा। अब डेटा ह्यूमन एक्सपर्ट से मिलेगा आपको। फिर उस डेटा या इंफॉर्मेशन से आपको पूरी एक नॉलेज बेस तैयार करनी होती है। सही है। अब मेरे पास डेटा भी आ गया, उससे पूरी नॉलेज भी आ गई। अब उस नॉलेज को यूज तो हमें करना ही है, लेकिन हमें अब सिंपल सी बात है, अब हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आपके पास? आपके रूल्स बेस से आते हैं। अब इन तीनों का जो इस्तेमाल करता है वो कौन करता है? इसका एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट विच इज योर इन्फ्रेंस इंजन। ये चार चीजें हमें चाहिए होती हैं सबसे पहले। बल्कि नहीं, एक और चीज, यूजर इंटरफेस। मशीन से कंप्यूटर को इंटरेक्ट भी तो कराना है। ये पांच चीजें चाहिए होती हैं। जब ये पांच चीजें तैयार हो जाती हैं आपके पास, तो क्या करोगे? हम्म जब ये पांचों हो जाएंगी, फिर आपके पास आपकी टेस्टिंग आएगी। सिंपल सी बात है, मशीन पे भरोसा ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। जो जब ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आया था आपका, जो एक्सीडेंट्स वगैरह बचाने के लिए ऑटो ब्रेक सिस्टम जो होता है, उसमें, अच्छा, एबीएस इज नॉट ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, ओके, वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो टेस्टिंग गाड़ियों के एक सामने ऑब्स्टिकल ला ला के रख के चेक किया कि गाड़ी कितना स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करती है उन ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए। तो क्यों हम मशीन पे भरोसा नहीं कर सकते? तो एक जब भी कोई सिस्टम तैयार होता है उसको टेस्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन ऑनलाइन? हो गए? रयान? ये सॉन्ग सब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रयान, मुझे एक बात बताओ, जी सर। साइकोलॉजिस्ट के पास कभी जाना हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। चलो सपोज कर लो कि रयान को मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया था। सही। रयान को मैं लेटर एक्स रख देता हूँ, रयान इज माई एक्स। और उसको मैंने कहा कि रयान ने एक साइकोलॉजिस्ट को, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट को दिखाया था। उसने कहा था कि रयान को एंजाइटी है। सही है। दिस इज अगेन अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया और उसको टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन टेस्ट करने से पहले, अब जाहिर सी बात है, एंजाइटी की ट्रीटमेंट अलग होगी और बाकी जो आपके पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। मैंने जब टेस्टिंग की, तो ये टेस्टिंग जो एक्स मतलब रयान जो है, इसने, कंप्यूटर ने उसके मुझे बताया कि रयान को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो क्या रयान बेटा ये तुम मान लोगे अभी, या तुम नहीं मानोगे, घर वाले सर मान देंगे? क्यों? मशीन ने कहा है। एंजाइटी वाला सीन तो आपने सही बोला, बाकी मल्टीपर्पज डिसऑर्डर तो गलत होता है। क्या होता है ये तो मैं कैसे समझाऊंगा तक, खैर अभी इसको छोड़ दो। मतलब एक डिजीज है फिलहाल। बस सही। सर इसको यहाँ ही रहने दो। हाँ, इसको यही रहने दो। तो मैं, अब ये, मुझे मशीन ने ये बताया कि ये है, तुम किसकी बात मानोगे, इसकी या जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट ने बताया था? जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट ने बताया था। क्यों? सर मशीन क्योंकि सही बोल रही है। मशीन से देखो, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, याद रखना, टेस्टिंग जब भी आप करते हो तो उसके लिए आपको नोन रिजल्ट्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मशीन ने ये रिजल्ट दे दिया, तो मेरे पास ये मशीन का रिजल्ट सही आया है नहीं, कंपैरिजन की, मुझे कंपैरिजन करने के लिए कुछ मेरे पास है ही नहीं। तो टेस्टिंग हमेशा जब भी आप करते हो तो टेस्टिंग विथ नोन रिजल्ट। पता होना चाहिए आपको कि इसका आउटकम क्या होगा पहले से।
ताकि आप उसको कंपेयर कर सको, ताकि अगर मेरी मशीन मुझे गलत कर रही है तो मैं मशीन में चेंजेस ला सकूं। तो अब अगर इसके मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, तो आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम कैसे बनता है? इंफॉर्मेशन is gathered from a human expert and this information is used to populate knowledge base। हो गया? फिर a rules base is created। रूल्स बेस क्यों बनाए जाते हैं? which are used by inference engine to draw conclusion। फिर an inference engine is created सबसे कॉम्प्लेक्स है इंफ्रेंस इंजन को क्रिएट करना या सेटअप करना। सेटअप क्यों? क्योंकि ये आपका मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट है। फिर a user interface is created to allow user to interact। After the system is set up, it needs to be fully tested with known outcome। अब नोन आउटकम्स क्यों चाहिए आपको? ताकि आप रिजल्ट्स वगैरह को कंपेयर वगैरह कर सको। अगर इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए, तो मेरे पास मेरा ये यूजर आ गया। यूजर यूज करता है यूजर इंटरफेस और सिस्टम, ये दोनों आपस में इधर इसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। पीछे पूरा मेरा सिस्टम होता है। उसमें क्या क्या आ जाता है आपके पास? मेरे पास एक्सप्लेनेशन सिस्टम होता है, जो सिस्टम ने कंक्लूजन लेकर आया तो वो कैसे लेकर आया। ठीक है। इन्फ्रेंस इंजन होता है। इन्फ्रेंस इंजन क्या क्या यूज करता है? मेरी रूल बेस और मेरी नॉलेज बेस। एक्सप्लेनेशन सिस्टम भी रूल बेस को यूज करता है एक्सप्लेन करने के लिए कि आप वो कंक्लूजन पे कैसे आए।
तो आपका एक्सप्लेनेशन सिस्टम का काम होता है टू एक्सप्लेन हाउ सिस्टम arrived at conclusion। इन्फ्रेंस इंजन का काम क्या होता है? मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। नॉलेज बेस क्या होती है? रिपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स। वो आपने जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। रूल्स बेस क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स, जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो आपकी काम करने में आता है। तो बेटा इस तरह की डायग्राम बनाने को आ सकती है आपके पास। एंड यूजर इंटरफेस को, सॉरी, इनका आपस में कनेक्शन बनाना भूल गया मैं। यूजर ने यूजर इंटरफेस को यूज किया, वहां से इन्फ्रेंस इंजन तक गई, इन्फ्रेंस इंजन ने इनको यूज किया, उससे कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन कैसे आया इसने बताया, आपके पास आउटपुट आया, यहाँ से यहाँ आउटपुट आया। ये पूरी एक डायग्राम है। एनी क्वेश्चंस? No, sir. Clear. क्लियर है? अब मैं इसके एडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ। फिर डिसएडवांटेज की बात। क्या एडवांटेज है? एक बार सिस्टम तैयार हो गया तो एक्यूरेट होता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है, और सबसे बड़ा अनबाइस्ड होता है ये। और फास्ट रिस्पॉन्स में होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अहमद? requires training to operate करेक्टली, वरना यूजर्स नहीं सेट कर पाते, हमारे एक तो बहुत मसला है। फिर बुशरा आपकी वाली बात, नो इमोशंस, सो गिव कोल्ड रिप्लाई। बेटा कोल्ड रिप्लाई से क्या मतलब हो रहा है यार? कि विदाउट एनी इमोशंस। जैसे अब एक बंदा मरने वाला है, उसको कैंसर की लास्ट स्टेज है, तो आप पेशेंट के जाके मुंह पे बोलोगे बेटा आपका टाइम पूरा हो गया, कल आप नहीं रहोगे दुनिया में, या कल आप मर जाओगे? सीधा सीधा जाके मुंह पे बोल दिया। उसको डॉक्टर बोलता ही नहीं है कि जो मरने वाला होता है, जिसकी बहुत ज्यादा कुछ हालत सीवियर कंडीशन होती हैं, वो उसके फैमिली मेंबर्स को डॉक्टर बता देता है, ताकि बंदा अपनी विल या होप ना हार जाए। ये इसको नहीं पता, इसने सारे कंफ्यूजन देखे, पता चला कि ये बंदा मरने वाला, ठक से स्क्रीन पे भेजेगा यू आर अबाउट टू डाई। एक्सपेंसिव, इनसेंसिटिव होते हैं बेसिकली। हाँ कह लो, कोल्ड रिप्लाईज देता है बहुत ज्यादा। ये तीन इसके डिसएडवांटेजेस है। सर एक ये और भी तो मसला है। होता है। हाँ बोलो।
ये भी तो हो सकता है कि दूसरे जो हैकर्स हैं वो हैक कर सकते होते हैं, तो उसका अगर आउटपुट ऑफलाइन चेंज हो सकता होता है। ऑफलाइन रखो तो मसला नहीं है। ये देख सकते हैं, ओनली एज गुड एज इंफॉर्मेशन एंटर। मैंने सिस्टम बनाया, मुझे मेडिकल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो भी पेशेंट आया मैंने उसको अपने सिस्टम को बताया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना है, एंड में पैनाडॉल दे देना सबको। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, जो मैंने उसको सिखाया, जो भी आएगा सबको पैनाडॉल देता रहेगा। कि कैंसर के लिए भी पैनाडोल दे देगा। कैंसर के लिए भी पैनाडॉल दे देगा, बंदे को ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे हैं बोलेगा पैनाडॉल खाओ, बंदे को नींद नहीं आ रही कहेगा पैनाडॉल खाओ। हाँ, सर दर्द के लिए चल जाएगी। एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस की बात करें हम, कब से मैं कब कह रहा हूँ उसको लिख ही देता है। डायग्नोस्टिक ऑफ पेशेंट इलनेस, फॉल्ट डायग्नोस्टिक इन मैकेनिकल फील्ड्स, स्ट्रेटजी गेम्स, जैसे कि आपके पास आपका चेस आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स लिख लो, और आपके पास टेक्सास वगैरह में भी अभी यूज किया जा रहा है ताकि सारी कैलकुलेशन खुद ही कर देता है। ये इसके एप्लीकेशन है। आप मशीन लर्निंग पर आगे इस क्लास को एंड करते हैं। छोटा सा मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग हमारे पास में ज्यादा नहीं है, लेकिन आप में से कोई मुझे बताएगा कि मशीन लर्निंग होती क्या है और मशीन लर्निंग और एआई में फर्क क्या है। अभी मैंने आपसे लिखा, बताया था कि इट इज अ सबसेट ऑफ एन एआई। सही है। यहाँ पे होता क्या है, वेर ये जो आपके एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम आर ट्रेन एंड लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक या पास्ट एक्सपीरियंस लिखो। सही। मशीन लर्निंग आपके पास प्रिडिक्शंस कर सकती है, किसकी बेसिस पे, अपने पुराने जो इसके सिनेरियोज होते हैं उनको देखते हुए। इट कैन प्रिडिक्ट, इट कैन मेक प्रिडिक्शंस। It can make predictions on its previous scenarios। कैसे कर सकता है ये सारा काम, क्योंकि ये अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आप, इंसान भी तो अपनी गलतियों से ही सीखता है। बचपन में एक कोई बच्चे ने अगर गर्म चीज पे हाथ लगाया तो उसने ये देखा गर्म चीज पे पास या तो आग होती है या धुआं निकल रहा होता
उसके बाद बड़े हो गए, उसको उस वक्त उसके दिमाग में फीड हो गया, वो पहली गलती थी, उसको नहीं पता था कि ये आग गर्म होती है, आप बोलो वो नहीं मानेगा। हाँ, जहाँ एक बार हाथ लगा लिया उसने, अब आप उसके उस करीब भी लेके जाओगे तो वो खुद भी नहीं जाएगा। वजह क्या है कि उसने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया। तो हमारे पास, अगर मैं एआई के और मशीन लर्निंग के डिफरेंस की बात करूं, तो क्या डिफरेंस है? अहमद या और लीजा, बुशरा और रेहान, जो भी है बताएं। सर एआई को जो इंस्ट्रक्ट करो वो करता है, इट डज नॉट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। मशीन लर्निंग इट लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। तो ये हम कह सकते हैं सिमुलेटेड इंटेलिजेंट इन मशीन, या इंटेलिजेंस इन मशीन्स कह सकते हैं। लेकिन वो अपने अलग, और यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ओके, सो विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू डू सो। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे एक मशीन बनाते हैं इंसान की तरह सोच सकती है, बट हम मशीन सर लर्निंग में आपकी स्क्रीन ऐसी शेयर नहीं हो मशीन्स रही। बनाते हैं जो नई नई, क्या हुआ बेटा? सर वो पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी स्क्रीन शेयर आपकी, नहीं अब हुई? हो। नहीं, अब हो गई। हो गई। ओके, सो यहाँ पे वी एम टू बिल्ड machines which are capable of thinking like humans। जबकि यहाँ पे हम मशीन्स को बनाते हैं ताकि वो नए नए प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जहाँ पे इंसान वो काम नहीं कर पा रहा होता। क्यों नहीं कर पा रहा होता? क्योंकि इंसान के पास मैथमेटिकल पावर, मैथमेटिकल इतनी कैलकुलेशन नहीं दिमाग चल रहा होता, वो हम एमएल से करवाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एम is to make machines that learn through data so that they can solve new problems। ये घिसा पिटा काम कर रहा होता है जो दिया हुआ है, ये अपने आप को एडवांस करने की कोशिश में लगा रहता है। मशीन लर्निंग के आपके पास कहाँ कहाँ आप यूज कर रहे हो मशीन लर्निंग को? अगर एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, तो पहला आपके पास वेब क्रॉलर्स आ जाता है। ये रोबोटिक्स में हमने याद है पढ़ा था। वेब क्रॉलर्स अगेन क्या है? आपके डेटा, वो क्या कह सकते हैं,
एल्गोरिथम्स होते हैं जो सर्च इंजन में आपके पास यूज किए जाते हैं, जिससे आपकी पहली पेज पे डेटा वेबसाइट से उठाता है। यहाँ पे हम इसको वेब ब्राउज़र की जगह बेहतर लिख दो इन सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे यूज किया जाता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू सेलेक्ट relevant वेबसाइट। आप कहते हो ना कि अचानक कैसे आ जाता है, और recognizing a user's buying history, मार्केटिंग के तौर पर यूज किया जा सकता है। कैटेगराइजिंग ईमेल्स, आपने देखा होगा आने वाले वक्तों में, जिस तरह आगे एडवांस होते जा रहे, पहले स्पैम ईमेल्स भी आपके पास नॉर्मल ईमेल्स में आती थी। अब जो प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाती हैं? स्पैम में आ जाती हैं। कुछ ईमेल्स आपके सोशल मीडिया की तरफ से आती हैं, तो वो सोशल का एक अलग से बॉक्स बना दिया उन्होंने, ताकि आपका नॉर्मल ईमेल, वरना हमारे वक्त जब हम ये आप लोग ये इससे थोड़े बड़े थे, तो हमारे साथ ये मसला होता था कि हमारी नॉर्मल ईमेल का मैं जब फेसबुक ऐड कर देते थे, तो फेसबुक के इतने नोटिफिकेशन तो ईमेल्स होती थी कि हमारी वो कॉमन जो नॉर्मल ईमेल्स आनी होती थी वो भी आगे पीछे हो जाती थी। तो अब आपने देखा होगा सोशल ईमेल्स वो अलग होती हैं। कैटेगराइजिंग emails as spam, और ये जानना है और दिमाग मेरे फिलहाल नहीं, सॉरी। हो तो आप मतलब तीन लिख दिए काफी होती है, तो तीन, या अगर कुछ और दिमाग में आया तो आप देख सकते हो, पूछ सकते हो। बेटा इज इट क्लियर? कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? Clear, sir. बस अब इंशाल्लाह फिर हम हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कब है? मोस्ट प्रोबेबली संडे को। ओके। अल्लाह हाफिज़ सर।